गुड मॉर्निंग। अभी भारत बंद हमारा जो अभी चल रहा है इस भारत प्रकरण के अंदर, भारत विज्ञान के प्रकरण के अंदर। तो वहाँ पे हमने लास्ट कहाँ तक पहुँचे थे, आप चैट में बताइए भारत बंद के अंदर। कोई भी स्टूडेंट चैट में बताइए कि हम भारत बंद में कौन से बंद तक पहुँचे थे। आभास बंद, ओके। ओके, ठीक है। तो फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे ये 25 जो नाम है, ये आपने, मैं समझता हूँ, लिखे होंगे कि भारत को बांध लेने के, भारत के बंद बनाने के, भारत में से दवाई बनाने के लिए, भारत को दवाई के तौर पे उपयोग करने के लिए उसको बांधना बहुत जरूरी है। उसको एज इट इज, उसके फ्री फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। वो जो लिक्विड है वो जहर है, तो उसको शुद्ध करना पड़ेगा, उसके संस्कार करने पड़ेंगे, उसको बांधना भी पड़ेगा। उसको बांध के फिर ही उसकी दवाई बना सकेंगे। उसको फ्री फॉर्म में तो यूज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे 25 जो बंद है, उस भारत बंद को हम पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर हमने हठ, आरोट और आभास, तीन बंद पढ़ लिए हैं। फिर आगे क्रियाहीन बंद शुरू करेंगे आज से, और कुछ और बंद आज पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहला हमने हठ बंद पढ़ा था, कि जहाँ पे हमें हठ पूर्वक पारद का बंधन करना है। पारद अशुद्ध होता है, वहां पे पारद को हमने शुद्ध भी नहीं किया, और इसको हमने बांध लिया है। तो ऐसा बंध हठ बंध कहलाएगा, जहाँ पे सम्यक शुद्धि विवर्जित, नॉट प्रॉपरली प्यूरिफाइड, ऐसा पारद है। अगर ऐसा बंद बना के अगर हम खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो पाएगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी, या फिर वो मृत्यु का भी कारक हो जाएगा। बाद में है आरोट बंध, है ना। तो यहाँ पे शुद्ध पारद के बारे में बताते हैं कि पारद को तो शुद्ध करके ही फिर उसका बंधन करना चाहिए। तो ऐसा शुद्ध पारद जो है, और उसका बंद कर लेंगे, तो वो जो है आरोट बंद कहलाएगा। आरोट शब्द जो है ना, उससे हम ऐसा समझते हैं कि एक ही बार में भस्म बना लिया है, उसको सिर्फ एक ही पुट दिया हुआ है, तो उसको बोलते हैं आरोट। तो उसे आरोट बंद बोलते हैं। ये क्षेत्रीकरण में श्रेष्ठ है। क्षेत्रीकरण क्या है, ये भी पिछली बार बताया था, कि क्षेत्र को तैयार करना, हमारे शरीर को दवाई लेने के लिए तैयार करना, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा बंद कहलाएगा, ऐसा नहीं है। ये शनि ही यानी कि धीरे धीरे व्याधियों को ठीक करता है। तो पारद जो सचमुच में अच्छी वाली औषधि होनी चाहिए, उसमें कैसा होता है कि वो तुरंत ही बीमारी को ठीक करता है, ये उतनी क्षमता नहीं रखता। हाँ, ये हठबंध के जैसा बीमारियों को लाता है ऐसा नहीं है, बीमारियों को ठीक करता है लेकिन बहुत धीरे धीरे। तो क्षेत्रीकरण में श्रेष्ठ है, दवाई के तौर पे नहीं। फिर आगे हमने आभास बंध पढ़ा था, है ना। तो आभास बंध में क्या है कि हमने पारद को ले लिया, शुद्ध पारद को ले लिया, उसको कुछ दूसरी मेटल्स के साथ, धातु यानी कि मेटल्स, मूलाधार ही यानी कि कुछ हर्ब्स के साथ मिक्स कर दिया, और पारद की प्रकृति जो थी वो हमने नष्ट कर दी। गुण विकृति, पारद की प्रकृति को नष्ट कर दी, उसको प्रकृति को छोड़ के विकृत बना दिया, यानी कि अभी उसमें चांचल्य नहीं है, दुर्ग्रहत्व नहीं है। तो फ्री पारद कुछ भी नहीं रहता उसमें। बस उसके अंदर कुछ मेटल्स, कुछ हर्ब्स डाल के, उसको भावना दे के, पुट दे के भस्म बना लिया। तो बस इतना ही किया है, तो उसको आभास बंध बोलते हैं। तो ये जो है आभास बंध कहलाता है। फिर आगे है क्रियाहीन बंध। तो ये है नया आज से हम पढ़ने वाले। आभास बंध के बाद है क्रियाहीन बंध। तो आभास बंध से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या है, असंशोधित लोहाद्येही। तो देखिए, पहले ही शब्द में बोल दिया है कि यहाँ पे जो लोह आद्य ही, तो यहाँ पे जो कोई भी धातु ली जाएगी, है ना, सोना चांदी, लोहा, कॉपर, जो कुछ भी ले लेंगे हम यहाँ पे, लेकिन वो असंशोधित, वो असंशोधित, वो शुद्ध नहीं होगा। और उससे हम सिद्ध करेंगे पारद को, उससे हम पारद को सिद्ध करेंगे। असंशोधित अशुद्ध धातु से साधितो यह रसोत्तम, रस उत्तम। पारा तो यहाँ पे शुद्ध है, पारद तो शुद्ध है, हमने शुद्ध पारद लिया है। लेकिन शुद्ध पारद के साथ मिक्स करने वाली जो धातुएं ली है, वो सभी अशुद्ध है। तो ऐसे केस में जब शुद्ध पारद और अशुद्ध धातुओं को मिक्स करके
पारद को बांध लिया जाता है तो उसे क्रियाहीन बंध कहा जाएगा। पारद को इस तरह से भी हम बांध लेते हैं, इस तरह से भी पारद का बंध बना सकते हैं, लेकिन वो कैसा कहा जाएगा? क्रियाहीन। क्रियाहीन सविज्ञेयो, उसे क्रियाहीन ऐसे नाम से जानिए कि मर्क्यूरी तो शुद्ध है लेकिन बाकी के मेटल्स मिनरल्स वगैरह चीजें अशुद्ध है। तो अगर ऐसा पारद हम दवाई के तौर पे लेते हैं, अगर हमारी रस औषधि के अंदर हमारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे है, समझ लीजिए मेरे पास कोई रस औषधि है, उसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने कुछ मेटल मिनरल लेने हैं, वो अशुद्ध लिए, और मर्क्यूरी लेना लेना है, वो शुद्ध लिया, तो होगा क्या? मर्क्यूरी तो शुद्ध है, मर्क्यूरी अशुद्ध नहीं है तो वो डिसीज फॉर्म तो नहीं करेगा। मर्क्यूरी शुद्ध है तो जरूर वो डिसीज को ठीक ही करेगा। लेकिन लेकिन उसके अंदर जो धातुएं है, जो मेटल्स है, वो अशुद्ध है। तो ये ऐसे पारद का सेवन करते समय हमें पूरा 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 पथ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी पथ्य अपथ्य, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि आपको पता होगा, आपने चरक संहिता में सीखा होगा, पथ्य मतलब क्या, अपथ्य मतलब क्या, है ना? स्रोतोसो के लिए हितकर है वो पथ्य, स्रोतोसो के लिए अहितकर है वो अपथ्य। तो अगर ऐसी रस औषधि का हम सेवन करते हैं जहाँ पे शुद्ध पारद और अशुद्ध धातुएं है, तो वहां पे अगर पथ्य पालन छोड़ा, अगर अपथ्य का सेवन किया, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। मतलब कि क्रियाहीन बंध अगर किसी ने बनाया है तो उससे बीमारियां ठीक होगी, लेकिन कंप्लीटली पथ्य पालन करने पर अगर अपथ्य सेवन किया तो बीमारियां उत्पन्न होगी। ऐसा यहाँ पे बताया है क्रियाहीन बंध में। तो ऐसा बंध भी हमें यूज नहीं करना चाहिए, है ना? हम हमारी कॉमन सेंस से समझते हैं कि ऐसा भी बंध हो सकता है, लेकिन ऐसा बंध हमें नहीं बनाना चाहिए, क्रियाहीन बंध। और अगर ऐसा कोई है आपके पास, आप प्रैक्टिस करते हैं और ऐसा कोई दवाई आता है, तो तुरंत ही आपको पता चल जाता है ना, पेशेंट को आपने दवाई दी है, समझ लीजिए एक दवाई है, एकांगवीर रस नाम से एक दवाई है, तो वो जो है पैरालिसिस में यूज करते हैं हम, एकांगवीर। तो वहां पे धातु है, बहुत सारी धातु है उसकी बस में यहाँ पे है, लेकिन अगर वो अशुद्ध है और पारद शुद्ध है, तो पेशेंट को जब हम दवाई देते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर पेशेंट अपथ्य सेवन कर रहा है तो बीमारी बढ़ रही है। इसका मतलब उसके अंदर ये जो धातुएं है, जो लोह है, वो सब असंशोधित होंगे और ये क्रियाहीन बंध बन गया है। तो ऐसा तो यूज नहीं करेंगे हम। फिर आगे है पिष्टिका बंध। क्रियाहीन बंध के बाद है पिष्टिका बंध। आप इसको क्रमानुसार ही याद रखते जाइए, है ना? जैसे यहाँ पे दिया है हठ आरोट आभास क्रियाहीन, और फिर फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड पिष्टिका। तो अभी आगे हम पिष्टिका बंध के बारे में सीखेंगे। पिष्टिका बंध जो है, ये एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम परिभाषा प्रकरण पढ़े थे तब हमने रसपिष्टि, रसपंक, ऐसी कुछ चीजें सीखी थी। तो वही यहाँ पे फिर से एक बार आ रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप परिभाषा प्रकरण को फिर से एक बार याद करिए और फिर से एक बार इस श्लोक को समझते हैं। तीव्र आतपे, तीव्र आतपे यानी कि कड़ी धूप में, जब समर सीजन होता है और उस समय पे जब बहुत कड़ी धूप होती है, ऐसे समय पे तीव्र आतपे गाढ़तर अवमर्दात पिष्टि भवेत। गाढ़तर अवमर्दात पिष्टि भवेत। अवमर्दात या मर्दन करने के बाद गाढ़ी गाढ़ी, एकदम बहुत ही गाढ़ी ऐसी पिष्टि बन जाती है। कैसी पिष्टि? सा नवनीत रूपा, मक्खन के जैसी पिष्टि बन जाती है। ख्यातः स सूत किलः, ख्यातः स सूतः किल पिष्टिबद्धः। तो ऐसा पारद जब इसको कड़ी धूप में मर्दन किया जाता है तो वो मक्खन के जैसी पिष्टी बन जाती है। अभी आप सोचेंगे कि हमने मर्क्यूरी ले लिया, खरल के अंदर मर्क्यूरी ले लिया और बैठ गए धूप में, धूप में बैठ के उसको खरल कर रहे, तो क्या वो पिष्टी बनेगा क्या? असल में नहीं बनता ऐसा, है ना? पारद को सिर्फ धूप में खरल करने से कुछ नहीं होता, वो उड़ जाएगा पारद, पिष्टी विष्टी कुछ बनता नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे हमारा दिमाग लगा के सोचना है कि पारद को धूप में खरल करने पे पिष्टी कैसे बनेगी। तो सीधी सी बात है, वहां पे पारद को धूप में खरल करते हैं, उस समय पे
वहां पे साथ में गंधक भी ऐड करना होता है। तो ये यहाँ पे अनुक्त है, लेकिन हमें समझना है। और ऐसे आगे के और बहुत सारे पिष्टियों में भी हमें समझना है इसको। तो आप इसे याद रखिए। आप आगे और आगे, सॉरी, आप बहुत सारे पिष्टियों में, बहुत सारे बंध में इसे समझना है आगे, कि वहां पे लिखा नहीं होगा, फिर भी हमें उसे समझना है कि कैसे ये अनुक्त चीजें वहां पे बताई गई है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि कड़ी धूप में, कड़ी धूप में पारद को खरल में लेके हम मर्दन करना है, ट्रिचुरेट करना है। तो वहां पे हमें साथ में गंधक लेना है। और अगर आप परिभाषा प्रकरण में जाके देखेंगे तो वहां पे बताया भी है कि गंधक बहुत कम प्रमाण में लेना है, वहां पे पारद काफी ज्यादा प्रमाण में और बहुत कम प्रमाण में। जैसे कि 12 भाग पारद 1 भाग गंधक, उतना कम प्रमाण में गंधक जब ले लेते हैं तो वहां पे ट्रिचुरेशन करने पे वो एक पेस्ट लाइक, सॉफ्ट बटर लाइक पेस्ट बन जाता है। तो उसी को बोलते हैं पिष्टिबंध। और ऐसा पिष्टिबंध आज के समय में तो हम दवाई में यूज नहीं करते, रेयरली ही कोई करता होगा। लेकिन शास्त्र में बताया है कि अगर ऐसा पिष्टिबंध बना लिया, मक्खन के जैसा पारद बना लिया, तो ये दीपन और पाचन करता है। पिष्टिबद्ध बाद में आगे उसके गुण बताए हैं। संदीपनः, संदीपनः यानी कि हमारी अग्नियों को, जठराग्नि धात्वाग्नियों को दीपन करता है। पाचन कृत विशेषात, और ये बहुत ही अच्छा पाचन करने का भी काम करता है हमारे शरीर के अंदर जाके। तो पारद को ऐसे भी बांध सकते हैं, ऐसा भी पारद का बंध बना सकते हैं जहाँ पे ये मर्क्यूरी जो है वो मक्खन के जैसा नवनीत रूप, यानी कि बटर लाइक थिक पेस्ट बन जाएगा। गाढ़ तरह मर्दात पिष्टि भवेत, तो ये बटर लाइक थिक पेस्ट बन जाएगा। उसी को पिष्टिका बंध बोलते हैं। और अगर ऐसे पिष्टिका बंध को हमने दवाई में उपयोग में लिया तो ये दीपन पाचन का काम करेगा। अभी इसका जो परिभाषा प्रकरण का रेफरेंस है ना, तो वहां पे तो उन्होंने क्या बताया है कि वहां पे हमें गंधक जो है वो बहुत ही कम प्रमाण में लेना है। तो ऐसा जो कम प्रमाण में गंधक लेने के बाद हम ऐसा रस पंख, सॉरी, ऐसा पिष्टि, रस पिष्टि बना लेते हैं, तो ऐसी रस पिष्टि जो है उसे बहुत बहुत संभाल कर यूज करना चाहिए। क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे, पारद का जो दूसरा चैप्टर है उस समय पे आप पढ़ेंगे कि पारद की जब धारणा करते हैं, गंधक का उपयोग करके पारद की धारणा करते हैं, तो उसमें तो पारद का समभाग प्रमाण तो लेते ही है गंधक को। उससे ज्यादा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 100 गुना प्रमाण गंधक लेते हैं और उसकी धारणा करते हैं। तो पारद से आधा भाग, पारद से तीसरा भाग कम, भारत से 12वां भाग, उतना बहुत कम कम प्रमाण में गंधक लेने के बाद भी हाँ दवाइयाँ बनती है, दवाइयाँ बनाई जा सकती है। उसकी इफिकेसी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सेफ्टी हमारे हाथ में होगी। तो अगर ऐसी दवाई यूज करना आता है तो ही करेंगे, वरना बेहतर है कि नहीं करेंगे। उसके अलावा दूसरी दवाई भी होती है, उसको यूज करेंगे। तो ऐसा एक पिष्टिका बंध है जहाँ पे बहुत कम प्रमाण में गंधक लेके पारद को, मर्क्यूरी को पेस्ट बना लिया जाता है, मक्खन के जैसा गाढ़ा पेस्ट बना लिया जाता है और उसे पिष्टिका बंध बोलते हैं। और ये दीपन पाचन का काम करता है। फिर आगे क्षार बंध। तो ये जो क्षार बंध है, इसके अंदर बताया है कि शंख, शुक्ति, वराट। तो अभी मैं समझता हूँ आप सभी ने इनका शोधन किया है ना, शंख, शुक्ति, वराटिका। तो आपको पता है ये सब है क्या। शंख यानी कि जो हमें दरिया में से मिलता है वो वाला शंख। फिर शुक्ति, शुक्ति यानी कि छिपला, जिसके अंदर से मोती मिलते हैं, या मोती नहीं भी मिलते वैसे वाले भी जो सीप होते हैं, मोती सीप या दूसरी भी सीप होती है, उसको बोलते हैं शुक्ति। और वराट, वराट यहाँ पे वराटिका के लिए वराट शब्द यूज किया हुआ है। तो वराटिका यानी कि कोड़ी, कपर्दिका बोलते हैं, उसका सिनोनिम है वराटिका या फिर कपर्दिका यानी कि कोड़ी। हम जो खेलने के लिए यूज करते हैं वो वाली कोड़ी। या फिर और भी दूसरा उपयोग होता है उसका, हमारा भस्म बना के भी उसको दवाई पे यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सभी जो है मिनरल्स कैसे है, ये सभी है दरिया में से मिलने वाले, ये सभी सी ओरिजिन है ना, ओशियन ओरिजिन मिनरल्स है। तो इसके अंदर आप जब ये सब पढ़ेंगे, इन सभी द्रव्यों के बारे में सीखेंगे तो पता चलेगा
कि शंख, शुक्ति, वराटिका ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं। इन सभी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग फिजिकल स्वरूप में होता है। तो इन सभी को शंख, शुक्ति, वराध्या, वराट आद्य ही, तो यहाँ पे वराट आद्य ही से हमें क्या समझना है कि शंख, शुक्ति, वराटिका और उसके जैसे और भी बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड्स। शंख, शुक्ति, वराटाद्यै यो असौ संसाधितो रसः। तो भारत को जब ऐसे शंख, शुक्ति, वराटिका एटसेट्रा चीजों के साथ बंध बना लिया जाता है तो उसे क्षार बंध बोलते हैं। और ये सभी क्षारीय द्रव्य है ना। अभी देखिए, आपको पता है कि दरिया का पानी जो है वो क्षारीय है। तो दरिया के पानी में उत्पन्न हुई ये सारी चीजें भी क्षारीय है। और ये सभी कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट्स होते हैं। और उसके अंदर क्षार गुण है। तो पारद को जब इन चीजों के साथ प्रोसेस किया जाता है तो ये क्षार बंध बन जाता है। किसी क्षार के साथ पारद को बांध लिया जाएगा तो वो क्षार बंध कहलाएगा। और इसे तो हम बहुत बार यूज करते हैं, और बहुत बार किस तरह से यूज करते हैं उसके कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा। तो अभी आप सुनिए और समझेंगे आप आने वाले प्रकरणों में। पारद की दवाइयाँ जब सचमुच में औषधियों के बारे में सीखने लगेंगे तो आपको याद आएगा ये क्षारबंध। तो भारत की बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है, बहुत सारी रस औषधियाँ ऐसी है जहाँ पे ये शंख की भस्म उसके साथ मिला दी जाती है, शुक्ति की भस्म उसके साथ, या वराटिका या दूसरे ऐसे जो क्षारीय द्रव्य है उनकी भस्में पारद के साथ मिक्स की जाती है और फिर दवाई बनाई जाती है। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि शंख जो है उसके अंदर जगह होती है ना, शुक्ति जो है उसके अंदर जगह होती है, कौड़ी जो है उसके अंदर जगह होती है। तो उन सभी जगहों के अंदर पारद को रखा जाता है। अकेले शुद्ध पारद को या फिर पारद गंधक की कज्जली को, इस तरह से कुछ ना कुछ जो है तरीके से पारद को रखा जाता है अंदर। और फिर पुट दिए जाते हैं। जैसे आप अगर किसी व्यक्ति को, आप में से किसी भी विद्यार्थी को उत्सुकता है रस औषधियों को यूज करने की, तो पढ़िए। एक उसका बहुत अच्छा उदाहरण है प्रवाल पंचामृत रस। तो इसको जरूर पढ़िए, प्रवाल पंचामृत रस को। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में। प्रवाल पंचामृत रस जो है वो रोजाना ही हमारी प्रैक्टिस में यूजफुल है, ऐसी दवाई है। और वो इस तरह से बनाई जाती है कि शंख के अंदर या कोड़ी के अंदर इस तरह से क्षार द्रव्यों के अंदर मर्क्यूरी और दूसरी चीजें भर दी जाती है। तो वहां पे शराब संपुट की जरूरत नहीं रहती ना, इसी के अंदर जो हमारी पारद है या कज्जली है उसको भर के बाद में पुट दे देते हैं। तो चाहे वो ट्रिक्चुरेट करके किया हो, चाहे वो पुट दे के किया हो, किसी भी तरह से, लेकिन पारद को जब क्षार के साथ सिद्ध करते हैं तो वो क्षार बंध कहलाता है। अभी वो शरीर में जाके क्या काम करता है वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है परम, परम यानी कि बेस्ट, बहुत ही अच्छा। तो क्षार बंध परम दीप्ति पुष्टिकृत शूल नाशन। तो यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, उसके तीन प्रॉपर्टीज दी है। दीप्ति, पुष्टिकृत यानी कि पुष्टिकर, और शूल नाशन। तो दीप्ति यानी कि दीपन। तो ये दीपन करता है। और आपको ऐसे भी पता है ना, कि जो क्षार द्रव्य है जो हम खाते हैं तो दीपन करते हैं। आप क्षार द्रव्य के कॉमन गुण शायद द्रव्य गुण में पढ़ चुके होंगे या आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये जो है दीपन कर्म करते हैं हमेशा। फिर पुष्टिकृत है ना, तो ये तो और आगे की बात है। इसे भी जो कैल्शियम कंपाउंड्स है, कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड्स है, तो वो सभी धीरे धीरे हमारे शरीर में जाके डिपॉजिट भी होते हैं। मर्क्यूरी और दूसरे जो मेटल्स होते हैं वो तो एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारे शरीर से, लेकिन कैल्शियम जो है वो तो हमारे शरीर में डिपॉजिट भी होता है और शरीर को पुष्टि देता है। ये अस्थि, मज्जा, शुक्र ऐसी धातुओं के फॉर्मेशन में भी बहुत उपयोगी है। तो ये जो है शरीर को पुष्टि भी देता है। तो इसीलिए यहीं पे बताया है कि ये पुष्टि देता है, ये पुष्टिकृत पुष्टिकर है। और शूल नाशन। अब यहाँ पे जो शूल है ना, इससे आपको डायरेक्टली समझना चाहिए कि उदर शूल, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना है कि शूल जो है ये उदर शूल है। तो इसका हम बहुत बहुत बार यूज करते हैं। जैसे कि शंख है ना, तो शंख भस्म का या पारद के शंख के साथ कुछ योग हो गए उनका, हम गैस और एसिडिटी में बहुत उपयोग करते हैं। और तुरंत ही इसको ठीक कर देता है। अभी एसिडिटी हो रही है तो अभी कभी ठीक कर देता है, गैस हुआ है तुरंत ही ठीक कर देता है। वराटिका का भी ऐसा ही कौड़ी भस्म है ना, या फिर
मर्क्यूरी के साथ कुछ के कुछ प्रिपरेशन बनाया है। तो ऐसी जो दवाइयां है जो क्षारबंध से बनाई है मर्क्यूरी की, यानी कि रस औषधि ऐसी है जिसमें क्षारों का उपयोग होता है। तो वो उदर शूल के नाश करने में, पेट में जब दर्द हो रहा है तो उसके नाश करने में ये बहुत ही उपयोगी है। तो यहीं से आप एक ये एकदम बेसिक चीज हुई ना, पारद और क्षार, इनको मिक्स करके क्षारबंध बनाया है। और आगे बहुत सारी ऐसी दवाइयां पढ़ने वाले हैं आप, जहाँ पे क्षारबंध वाली दवाइयां होगी। और इन इन सभी दवाइयों में ये तीन गुण तो होंगे ही होंगे, दीपन, पुष्टिकर, शूल नाशन। तो ये बेस में यहाँ पे बताया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अ, फिर से एक बार श्लोक में देखते हैं। हठ आरोट आभास क्रियाहीन पिष्टि क्षार। पिष्टि और क्षार, क्षार के बाद है खोट, खोट और पोट। तो इन दोनों को भी सीखेंगे, खोटबंध पोटबंध। क्षार के बाद है खोटबंध, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा समझने जैसा है। खोटबंध जो है ना, ये श्लोक में तो बहुत क्या बोलते हैं, लेशोक्त है, बहुत कम मात्रा में लिखा हुआ है समझने के लिए, लेकिन हमें ये अच्छे से समझने जैसा है। बंध यह खोटताम याति। जो पारद जो है, पारद का ये एक ऐसा बंध है जहां पे पारद जो है खोटता को प्राप्त करता है। अभी खोटता मतलब क्या है ना, ये शब्द ही पहले समझने जैसा है। ये कोई यहाँ पे फायदा और खोट, नुकसान होता है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इस शब्द को समझना है, खोटता। खोटता यानी क्या है, खोटता आती कैसे है पारद में। तो मर्क्यूरी जो है ना, मर्क्यूरी के साथ हम जब दूसरी मेटल्स को मिक्स करते हैं, यहाँ पे श्लोक में ये सब लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना है। और आगे जब आप पारद के संस्कार पढ़ेंगे ना, 8वें संस्कार के बाद वाले संस्कार, तो वहां पे फिर ये सब चीजें भी आ जाएगी। मर्क्यूरी के साथ जब दूसरी मेटल्स को मिक्स करते हैं, तो मर्क्यूरी के अंदर वो सभी मेटल्स तो मिक्स हो जाती है, मर्क्यूरी के अंदर चली जाती है। हम ऐसा बोलते हैं ना कि मर्क्यूरी उसको खा गया, पारद उसको खा गया। तो पारद आयरन को, कॉपर को खा जाता है, हाँ उसके अंदर वो मिक्स हो जाता है। लेकिन सिर्फ मिक्स होता है उतना ही नहीं, उस आयरन की, उस कॉपर की, या फिर लेड जो कुछ भी है, उसकी प्रॉपर्टीज भी मर्क्यूरी में आ जाती है। वो तो एक मिश्र धातु बन गया ना। अभी वो सिर्फ पारद नहीं रहा। हाँ वो दिख रहा है वो पारद है ऐसा, लेकिन उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर कॉपर है, तो वो तो एक एमालगम बन गया है। तो जब वो ऐसा एमालगम होता है, तो उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज भी होती है, उस कॉपर की, उस आयरन की प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर होती है। अभी ये प्रॉपर्टीज होती है मतलब क्या, कौन सी प्रॉपर्टी की बात है, वो खोटता है। खोटता मतलब क्या है, मर्क्यूरी, अभी यहाँ पे बात है अग्नि की, ये धुआं लिखा है ना, वहीं पे आते हैं, अग्नि की बात है। तो मर्क्यूरी जो है उसको जब हम गर्म करते हैं, प्योर मर्क्यूरी है, उस प्योर मर्क्यूरी को जब हम गर्म करते हैं तो वो कितने टेम्परेचर पे प्रवाही में से वायु हो जाएगा, कोई चैट में बताएगा। हमने आगे मर्क्यूरी की एलिमेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो मर्क्यूरी कितने टेम्परेचर पे प्रवाही में से वायु हो जाता है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। आप चैट में बताइए कुछ स्टूडेंट, तो फिर आगे बढ़ेंगे कि मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मर्क्यूरी कितने टेम्परेचर पे प्रवाही में से वायु हो जाता है। ओके 356 है ना, सही है, बिल्कुल सही है, 350, 350 डिग्री सेल्सियस पे मर्क्यूरी जो है वो प्रवाही में से वायु हो जाता है। तो इसे बोलते हैं मर्क्यूरी उड़ गया, है ना, मर्क्यूरी प्रवाही में से वायु बन के उड़ जाता है। अभी ऐसा होने नहीं देना है। यानी कि मर्क्यूरी के अंदर जब हम दूसरी मेटल्स मिक्स करते हैं, समझ लीजिए मैंने आयरन मिक्स कर दी, तो आयरन को 350 डिग्री सेल्सियस पे कुछ नहीं होता, आयरन को 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ नहीं होता, वो सिर्फ गर्म होता है। तो अगर मैंने मर्क्यूरी के अंदर आयरन मिक्स किया है, तो उसके अंदर खोटता आती है। खोटता आती है मतलब अग्नि सहन करने की क्षमता आती है। तो अगर मर्क्यूरी और आयरन इसका एमालगम बना लिया है, और फिर उसको हम अग्नि पे गर्म करते हैं, तो अग्नि पे गर्म करने पे क्वांटिटी में कुछ रिडक्शन नहीं होता। मतलब कि वो घन या प्रवाह जो भी अवस्था में है उसी में वो रहता है। वो घन या प्रवाही जो भी अवस्था में है उसके अंदर वो रहता है, वो वायु अवस्था में नहीं जाता। तो वो वायु अवस्था में नहीं जाता, इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी रिड्यूस नहीं होती। और अभी यहाँ पे धमातो हो, धमात धमात्मो धमात क्षयम व्रजेत, है ना। तो यहाँ पे शब्द है धमात। धमात मतलब क्या,
वैसे शायद आप नस्य वगैरह कहीं पे ये शब्द सुना होगा, है ना, प्रथमन नस्य के समय पे धमापन नस्य या धमातः, इसको बोलते हैं फूंकना, है ना। जब हम किसी पे कहीं पे फूंक लगाते हैं तो वो धमातः या धमात ऐसा बताते हैं, लेकिन कहाँ पे फूंक, कहाँ पे लगाना है, भारत के ऊपर फूंक लगाना है ऐसा नहीं है, अग्नि के ऊपर फूंक लगाना है। तो इसे गुजराती में बोलते हैं धमण करવું, है ना, या फिर हिंदी में भी बोलते हैं धमन करना, ऐसा बोलते हैं, या संस्कृत में बोलते हैं धमातः या फिर धमापन, ऐसा बोलते हैं। तो ये अग्नि को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ाने की बात है। जब हम पारद को गर्म करते हैं, समझ लीजिए अभी के समय में तो हमारे पास हीटिंग टॉर्च वगैरह बहुत सारी चीजें हैं ना, कि 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूं ही आ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले चूल्हे पे, भट्ठी पे, कहीं पे भी जब अग्नि देते थे तो अग्नि कुछ लिमिटेड डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता था। फिर उसको अग्नि और बढ़ाना है, बहुत बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ाना है, तो क्या करते थे, वो वंकनाल हमने जो सीखा हीटिंग अप्लायंसेस में, उसको लेके फूंक लगाते थे, अग्नि को बढ़ाते थे, तो अग्नि संदूषण हो जाता था वहां पे। तो वहां उसी को बोलते हैं धमातः, यानी कि धमन करना, यानी कि भट्ठी में उसको बहुत ज्यादा गर्म करना। तो यहाँ पे ऐसी बात है कि पारद में खोटता लानी है, तो खोटता ऐसे ही पारद में खोटता नहीं आ जाती, उसके अंदर हमें कुछ एमालगम बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसी धातुएं, कुछ ऐसे मेटल्स उसके साथ मिक्स करनी पड़ेगी कि जिससे उसमें खोटता आए। तो कैसी, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट भारत से बहुत ज्यादा हो, मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट तो 350 है, तो उसके अंदर हम ऐसी मेटल मिक्स करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट 350 नहीं, 1000, 1500, 2000, 3000, बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट हो। वो जब भारत के साथ मिक्स हो जाती है तो उसके अंदर खोटता आ जाती है। खोटता यानी कि वो मर्क्यूरी जो है उसको बहुत ज्यादा गर्म करने पर भी, धुआंतः बहुत ज्यादा गर्म करने पर भी वो उड़ता नहीं, उसके उड़ता नहीं मतलब वो वहीं पे रहता है, तो उसकी क्वांटिटी में कुछ रिडक्शन नहीं होता। क्षयम व्रजेत, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्षय नहीं होती। तो उसी को बोलते हैं खोटबंध। तो अभी आपको ये खोटबंध अच्छे से समझना है, इसको खोटबंध भी बोलते हैं। और इसको एक दूसरा शब्द भी आप आगे पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं पक्ष छिन्न। तो पक्ष छिन्न भी लगभग इसके जैसा ही है। पक्ष यानी कि उसके पंख, पक्षी के जो पक्ष होते हैं, पंखी के जो पंख होते हैं। छिन्न, छिन्न यानी कि काट दिए है, अगर पंखी के पंख को काट दिया तो वो उड़ नहीं पाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, कोटबंध में भी है। हाँ, इसमें कुछ फर्क है, वो जब हम पक्ष चिन्ह पढ़ेंगे उस समय पे आप सीख लेंगे। तो खोटता यानी कि पारद को कुछ मेटल्स के साथ प्रोसेस करते हैं, कुछ मेटल्स के साथ प्रोसेस करने के बाद उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती है कि उसको इंटेंस हीट पे, उसको एक्सट्रीमली हीट हमने दिया तो भी उसकी क्वांटिटी रिड्यूस नहीं होती। तो इसी को बोलते हैं खोटबंध। और इट क्योर्स ऑल डिसीजेस वेरी क्विकली। खोटबंध सविघ्नेयः, इसे खोटबंध नाम से जानना चाहिए। शीघ्रम सर्वगदापह, सर्व सभी तरह के, गद, गद यानी कि बीमारियां, आपह यानी कि उसको दूर करने वाला, तो ये तुरंत ही सभी बीमारियों को दूर करने वाला होगा। और आगे जब आप पारद के संस्कार पढ़ेंगे तो वहां पे भी फिर से यही चीजें पढ़ने वाले हैं कि सिर्फ अष्ट संस्कारित पारद जो है वो तो है ही बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो अष्टादश संस्कारित पारद, 18 संस्कार वाला पारद है, तो उसमें ये खोटता आ गई होती है, और पक्ष चिन्ह हुआ रहता है, उसमें कुछ और मेटल्स भी मिक्स होती है, और वो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे बंध में ही आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि कौन सा पारद खोट बंध वाला तो शीघ्र ही बहुत बीमारियों को ठीक कर देता है। इससे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे आरोट बंध, है ना, तो आरोट बंध में क्या था, शनै ही यानी कि धीरे धीरे, शनि की गति के जैसे। शनि की गति कैसी होती है, बहुत धीरे धीरे, तो स्लोली रिमूव ऑल द डिसीज। और यहाँ पे जो है इट क्विकली रिमूव ऑल द डिसीज। फिर ये खोट बंद था, तो मैं, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। शायद नहीं समझ में आया होगा तो और क्वेश्चंस मुझे पूछिएगा आप अभी चैट में या फिर बाद में व्हाट्सएप में भी, तो और पता चलेगा खोट बंद के बारे में, मर्क्यूरी की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करनी है उसके बारे में। फिर खोट के बाद है पोटबंध, है ना। तो पोटबंध समझते हैं। वैसे इसके लिए हमारे पास पूरा एक अलग से नेक्स्ट चैप्टर में पूरा एक सब टॉपिक भी है। पोट यानी कि परपटी। अभी आपको यहाँ पे पोट शब्द से क्या याद रखना है, परपटी नीचे लिखा भी है, स पोट, परपटी स इव, इसे, इसी को पोट बोलते हैं, इसी को परपटी बोलते हैं।
तो ये परपटी शब्द जो है हम पहले एक बार सीख चुके। जब हमने पारद की धारणा मूर्छना वो सब हम सीख रहे थे परिभाषा में, तो उस समय पे सीखा था है ना कि वहां पे जो है चार तरह के मर्क्यूरी की दवाइयाँ होती है, चार तरह के पारदीय रसायन होते हैं, जैसे कि खरलीय, परपटी, पोटली, कुपीपक्व, है ना, ये चार शब्द हमने सीखे थे। तो आपको परपटी शब्द बस उस समय पे सुनने में आया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे प्रोसीजर दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है द्रुत कज्जलिका। द्रुत, द्रुत यानी कि लिक्विफाइड, द्रुत यानी कि लिक्विफाइड, कज्जलिका, कज्जलिका यानी कि कज्जली। अभी ये कज्जली क्या है ना, तो ये एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है, मर्क्यूरी सल्फाइड। जब हम मर्क्यूरी को और सल्फर को, शुद्ध पारद को और शुद्ध गंधक को, हमने शुद्ध पारद लिया, शुद्ध गंधक लिया, दोनों को खरल में डाल के उसको मिक्स करने लगे। खरल में डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया तो होता क्या है, शुद्ध पारद तो लिक्विड सिल्वर शाइनिंग होता है, और शुद्ध गंधक तो लाइट येलो कलर का पाउडर होता है। तो इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है काले रंग का पाउडर, ब्लैक कलर का पाउडर, विदाउट एनी शाइनिंग, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती उसमें। तो ऐसा जब हमें ब्लैक कलर का मर्क्यूरी सल्फाइड मिल जाता है, शुद्ध पारद शुद्ध गंधक है ना, मर्क्यूरी और सल्फर को मिक्स करने पे उसे बोलते हैं कज्जली। तो वो मर्क्यूरी सल्फाइड है, वो कज्जली है। वो ब्लैक कलर का होता है, वो पाउडर होता है, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती उसमें। वो जो कज्जली है, उस कज्जली को द्रुत करना है। द्रुत करना है यानी कि पिघलाना है, लिक्विफाई करना है। तो उस कज्जली को हम अग्नि पे लेके गर्म करते हैं। हालांकि उसमें सल्फर है ना, तो वो जल जाता है, इसलिए हम वहां पे करते क्या है कि हमारी कढ़ाई में थोड़ा घी लगा देते हैं, कढ़ाई में हो या फिर हमारा दरवी हो, लोह दरवी हो, जो भी हमने लिया है बर्तन, उस बर्तन को ऊपर एक घी वाला हाथ कर देते हैं, ताकि वो घी जो है वो धीरे धीरे चले और हमारा सल्फर जो है वो जल ना जाए। तो द्रुत कज्जली का लिक्विफाइड या फिर मोल्टन, मोल्टन यानी कि पिघलाई हुई, मेल्टेड, तो यानी कि पिघलाई हुई कज्जली। तो ये ऐसे कज्जली को हम जब गर्म करते हैं वो कज्जली पिघल जाती है, और ऐसे पिघलाई हुई कज्जली को हम फिर से सॉलिडिफाई करते हैं, फिर से उसको घनीभूत करते हैं, लेकिन कैसे, परपटी बनाने के फॉर्म में, यानी कि केले के पत्ते के ऊपर। तो केले का पत्ता आप सबने देखा है ना, केले का पत्ता कैसा होता है, देखा ही होगा। शायद नहीं देखा किसी ने केले का पेड़, केले का पत्ता, तो देख लीजिए, बहुत बड़ा और फ्लैट सरफेस उसका बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसा केले का पत्ता लेके उसके ऊपर भी हम एक थोड़ा घी लगा देते हैं, ताकि वो चिपके नहीं वहां पे। तो एक ऐसे केले के दो पत्ते लेते हैं, और उसके अंदर के सरफेस पे घी लगा देते हैं, और केले के दो पत्ते के बीच में इस गरम गरम लिक्विड कज्जली को डाल देते हैं। तो लिक्विफाइड कज्जली जो है, उसको केले के दो पत्ते के बीच में प्रेस कर देते हैं। नीचे केले का पत्ता है, फिर गरम गरम लिक्विफाइड कज्जली है, और उसके ऊपर केले का दूसरा उल्टा पत्ता रख दिया है, घी लगाया हुआ दोनों ही, और उसको प्रेशर देते हैं, प्रेस कर देते हैं। तो दो केले के पत्ते के बीच में जब ऐसी लिक्विफाइड कज्जली को हम प्रेस कर देते हैं, और प्रेशर से उसके थिन फ्लेक्स, एकदम पतली पतली पपड़ियां बना लेते हैं, तो वो जो है परपटी नाम से जानी जाती है। उसी को पारद का पोटबंद बोलते हैं। तो पोटबंद जो है, इसमें सिद्धांत क्या है, पोटबंद में प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, कि मर्क्यूरी को पहले सल्फर के साथ मिक्स करना है। उसी उसमें सल्फर, अकेला सल्फर है ऐसा है तो ठीक है, उसके साथ कुछ मेटल्स और डाली हुई है, कुछ धातु भस्म डाली हुई है तो भी ठीक है ना, तो वो रहता है उसके साथ, या फिर अकेला भी रहता है वो। तो मर्क्यूरी को पहले गंधक के साथ प्रोसेस करके कज्जली बना लेना है, और कज्जली को लिक्विफाई करके फिर से सॉलिडिफाई करना है। यानी कि उसको पहले लिक्विड बनाना है, बाद में उसका ढालन करके उसको फिर से सॉलिड बनाना है। और वहां वो कहाँ पे, द्रुत कज्जली का वो कहाँ पे सॉलिडिफाई करना है, मोच पत्र के, है ना, मोच, मोच यानी कि केला। तो आप इसके संस्कृत वर्ड जो है इसको अच्छे से समझिएगा, याद रखिएगा, बनाना या केला जो होता है, उसको संस्कृत में कदली या फिर मोच ऐसा बोलते हैं, ऐसा नाम से जानते हैं। तो मोचा पत्र के चिपिटी कृता, चिपिटी कृता यानी कि उसको एकदम एक जो है चपटा बना देते हैं। चिपिटी कृता यानी कि चपटा बना देना, उसी को हम हिंदी में या गुजराती में चपटा बोलते हैं, संस्कृत में चिपिटी बोलते हैं। तो चिपिटी कृता, उसको एकदम पतली पपड़ी जैसा थिन फ्लेक बना दिया, तो उसी को
सपोट है, इसी को पारद का पोटबंध बोलते हैं। और परपटी स एव, इसी को परपटी भी या पपड़ी जैसा या परपटी भी बोलते हैं। और ये क्या काम करता है? बालाद्य अखिल रोगनुत। बालाद्य अखिल, आप इस शब्द को समझिएगा, है ना, बालाद्य अखिल, बाल आद्य अखिल। तो बाल यानी कि चाइल्ड एज, जब हमारी उम्र बहुत छोटी होती है, जब एकदम बच्चों की उम्र होती है, वहां से लेके बाल, बाल आद्य यानी कि बाल से शुरू करते हुए, आद्य यानी कि वहां से शुरू करते हुए, अखिल सभी तरह की एज ग्रुप्स में, बच्चों के एज ग्रुप्स में और सभी एज ग्रुप्स में, बालाद्य अखिल रोगनुत यानी कि वहां पे उस बीमारियों को वो ठीक करने की क्षमता रखता है। तो वैसे बहुत सारी रस औषधियाँ ऐसी होती है ना, जो जीरियाट्रिक पेशेंट्स में देते हैं। हमने तो शुरू में ही वही पढ़ा था, देहवाद, है ना, या कि वृद्धावस्था ना आए, बुड्ढों को देने वाली दवाइयाँ ऐसा। लेकिन यहाँ पे खास बताते हैं कि बालाद्य अखिल रोगनुत बच्चों से लेकर सभी एज ग्रुप्स में बीमारियों को ठीक करने के लिए ये दवाई दी जा सकती है। तो इसी को बोलते हैं पारद का पोटबंध या फिर परपटी। तो ये जो श्लोक है ना, आप आगे जब नेक्स्ट चैप्टर में परपटी पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही श्लोक फिर से रिपीट होने वाला है। तो आप इस श्लोक को याद रख लीजिए ना, इस श्लोक को आप पक्का बायहार्ट कर लीजिए, मुख पाठ कर लीजिए इस श्लोक को। तो ये श्लोक और आगे फिर से भी आने वाला है सेम ही परपटी चैप्टर में। तो इसी को पोटबंध बोलते हैं। फिर आगे का कल्कबंध है। तो कल्कबंध हम कल पढ़ेंगे, है ना। आज कितने हुए हमारे बंध? अ, आभास हुआ था कल, आज क्रियाहीन, पिष्टिका, क्षार, खोट, पोट, 5 बंध आज हमने पढ़े हैं। तो आज इतना रखते हैं। और आगे जो बंध पढ़ने हैं हमें, उसके अंदर कल्क, कज्जली, है ना। तो कज्जली तो ऑलरेडी मैंने आपको अभी बता दिया कि कज्जली मतलब है क्या। तो वो तो यहाँ पे आ गया। फिर सजीव, निर्जीव, निर्बीज, सबीज, ये चारों ही बहुत अच्छे से सीखने जैसे बंध है ना। तो इसको सीखेंगे हम आगे, कज्जली, सजीव, निर्जीव, निर्बीज, सबीज वगैरह। तो वो नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। और आप आज फिर से एक बार करिए, है ना, ये 25 बंद के नाम लिखिए क्रमानुसार, और इस बंद के नाम अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। और हर एक बंद का मतलब क्या है, उसका क्या यूज है, सब चीजें आगे जाके आपको उपयोग में आएगी। तो अच्छे से समझ लीजिए। और कुछ समझ में नहीं आता तो पूछते रहिए, बेझिझक उसको पूछते रहिए। और अटेंडेंस जो है आप दे दीजिए।